हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है हम बात करेंगे जेट एग्ज़ाम जो जेपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। और इस एग्ज़ाम में हमने जितने सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट किए, जितने सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम हुआ था, उन सब्जेक्ट में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ मैथमेटिक्स के आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। वैसे क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं था, क्वेश्चन का जो लेवल था वो मॉडरेट ही था। बहुत ज़्यादा हम हाई लेवल भी नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा लो लेवल का क्वेश्चन भी नहीं दिया गया था। ठीक है, तो उसी में हम आज का जो डिस्कशन रखे हुए हैं, देखेंगे हम लोग जो पेपर आया हुआ है उस पेपर में कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। फिर इसी तरह से हमारा ये जो सीरीज़ है ये आगे और भी बढ़ेगा और बाकी क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके साथ है, देखिए। फर्स्ट आपके क्वेश्चंस में आप लोग देखे होंगे बहुत सारा मैच द फॉलोइंग एंड अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं मैच द फॉलोइंग में ही। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके साथ ये है कि जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और इस साइड में एक कॉलम हमारा मैट्रिक्स का बना हुआ है, दूसरा कॉलम इनके आइगन वैल्यूज़ के प्रॉपर्टीज़ का बना हुआ था। तो सीधा सीधा सा लॉजिक है, कुछ करना नहीं था ज़्यादा, एकदम डायरेक्टली सीधे टू द पॉइंट पूछा गया, कोई घुमाव फिराव नहीं है इसमें। ठीक है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसके आइगन वैल्यू कैसे होते हैं? आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल। तो क्या हो जाता, फर्स्ट ऑप्शन जो आता आपका, फर्स्ट ऑप्शन किस में कनेक्ट हो जाएगा? सेकंड वाले में कनेक्ट होगा। ठीक है, आपको सिर्फ उसी में से देखना था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा हट सकता है। तो देखिए, फर्स्ट वाले ऑप्शन में देख रहे हैं ए का जो है वो थर्ड दिया हुआ है, तो ये ऐसे ही हट गया। फिर उसके बाद सी में देखिए ए का आपको फोर्थ दिया गया था, ये भी ऐसे ही हट चुका है। फिर उसके बाद डी का भी फोर्थ दिया हुआ था, ये ऐसे ही हट गया। तो अल्टीमेटली बचा क्या? सेकेंड वाला। ठीक है, अब थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं इस क्वेश्चन में। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, आपको याद होना चाहिए, जब हम लोग पढ़ भी रहे थे उसमें भी देखे हुए थे कि जो हमारा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है इसका आइगन वैल्यू कैसा रहेगा? रियल रहेगा। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो उसके आइगन वैल्यूज के बारे में क्या पता था? आइगन वैल्यूज जो होंगे वो आपके प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर जीरो हो जाते हैं। ठीक है, ईवी या तो जीरो होगा या फिर प्योरली इमेजिनरी, यही पॉइंट था। फिर उसी तरह से नेक्स्ट ऑर्थोगोनल बोला गया है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू जो भी रहता है उसका जब आप मॉडुलस निकालते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। इसी वजह से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए जनरली हम लोग ये शॉर्टकट से याद रखते हैं, यूनिट मॉडुलस। ठीक है, अब डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स आपका डायगोनलाइजेबल रहेगा तो ध्यान रखेंगे उसके जितने भी आइगन वेक्टर्स आते हैं सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के लिए आपके पास हो जाएगा ऑल आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको मान लेते किसी को ये चीज़ नहीं पता भी है था कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी नहीं जान रहे हैं, तो इतना तो समझ में आ ही रहा था कि रियल से मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या है? रियल है। उससे डायरेक्टली ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देना था, अपना काम खत्म। ठीक है, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फिर से वैसे ही, ये रियल एनालिसिस का क्वेश्चन दिया गया है। तो रियल एनालिसिस का जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्टली लिमिट से पूछा है। आपके पास सीक्वेंस का nth टर्म इस तरह से बना के आपको दे दिया है, ये वाला सारा का सारा nth टर्म आपको दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि इसका लिमिट क्या आएगा। तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में ही अगर चेक करें हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास आ रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ए किससे लिंक हो गया? फोर्थ से लिंक हुआ। अब आप देखिए कौन कौन सा ऑप्शन इसमें हट रहा था। तो फर्स्ट में देखेंगे, फर्स्ट ही वाला ऑप्शन में ए का फोर्थ आ रहा है। फिर देखेंगे सेकंड वाले ऑप्शन में मिल रहा है कि हम लोगों को ए का 2 बताया गया है, तो ये डायरेक्टली हट गया। फिर ए का 3 बताया गया, यहाँ भी हट गया। सी और फिर डी वाले में देखिए ए का 1 बताया है, तो ये भी हट गया। तो बचा क्या? सीधा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है,
मतलब एकदम देखते के साथ आपको आंसर इसका पता चल गया था कि हाँ इसका यही आंसर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं अंदर में। यहाँ पर आप देखिए बी वाला तो डायरेक्टली फॉर्मूला है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n टू द पावर n, इसका लिमिट कुछ नहीं आएगा, ई आएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से नेक्स्ट सी ऑप्शन में आप देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n डिवाइडेड बाय n + 1 दिया हुआ है, इसमें n को बस कॉमन कर दीजिए और आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर 1/1 + 1/n, सीधा सीधा लिमिट आपको 1 मिला। ठीक है, फिर अगला आपके पास उसी तरह से डी ऑप्शन में बोला गया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n + 1 डिवाइडेड बाय n, तो ये आपका क्या बन रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 + 1/n, लिमिट क्या बना 2। ठीक है, तो देख लीजिए ऐसे भी अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप किस में कनेक्ट किए थे फर्स्ट वाला आपका फोर्थ में कनेक्ट हो गया, ए कनेक्टेड टू फोर्थ। फिर आप देखिए बी वाला जो है हम लोग थर्ड में कनेक्ट किए हैं, तो बी वाला हो गया आपका थर्ड में चला गया। फिर उसी तरह से सी की बात करेंगे तो सी में हम लोग बात कर रहे, देखिएगा सी का लिमिट आप क्या निकाले हैं 1, और सी आपका 1 से कनेक्ट हुआ है। फिर उसी तरह से डी में अगर बात करें तो लास्ट जो बचा वही हो जाएगा डी का सेकंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा आपको सोचना नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ ये क्वेश्चन आया है आपका ग्रुप थ्योरी वाले पार्ट से। यहाँ पर आप देखिए ग्रुप थ्योरी का कुछ कुछ स्पेशल टर्म्स लिखा हुआ है। एक तो डायरेक्टली आपको दे ही दिया है लेग्रांज थ्योरम, ये लेग्रांज थ्योरम के बारे में जिसको पता था इसके भी डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। याद कीजिएगा लेग्रांज थ्योरम का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे थे, जब आपके पास कोई ग्रुप फाइनाइट रहता है तब आप कहते थे कि लेग्रांज थ्योरम के हेल्प से कि हर ग्रुप का जो सब ग्रुप रहेगा वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा। प्रोवाइडेड रहना चाहिए कि आपका ग्रुप आपका कैसा हो, फाइनाइट हो। ठीक है, मीन्स अगर मेरा जी जो है सपोज कीजिए जो आपका लेग्रांज थ्योरम है वो तो सीधे सीधे कहता है एवरी फाइनाइट, सॉरी उल्टा लिख दे रहे हैं, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप is divided by order of its subgroup। ठीक है, इनफाइनाइट में ये बात आप नहीं कह सकते हैं, क्यों? ठीक है, तो फाइनाइट के केस में हम ये बात कह सकते हैं। अभी सीधा सीधा सोचिए कि क्या चीज़ हो सकता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मिल रहा है हम लोग को लेग्रांज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप। क्या है स्टेटमेंट? तो वही था ना कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यहाँ पे फाइनाइट लिख के दिया है। यानी कि सीधा सीधा मतलब था कि आपका बी किस में कनेक्ट होना चाहिए, थर्ड में कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन हटता है, बी वाला ऑप्शन देखिए आपका फोर्थ में जा रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखेंगे बी का ऑप्शन फर्स्ट में जा रहा है और फर्स्ट में क्या है कर्नल ऑफ एफ, कहाँ से होगा, कोई तुक ही नहीं बनता है यहाँ पर। फिर उसी तरह से डी में देखिए बी का ऑप्शन सेकंड बोला है एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल, ये थोड़े इसको इम्प्लाई करता है, ये तो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, तो ये भी कट गया। ठीक है, तो सीधा सीधा आपका क्या आया सेकंड वाला। अब थोड़ा अंदर में चलते हैं, एक्चुअली होना क्या क्या चाहिए था। बी का तो पता चल गया कि थर्ड है। जी अगर को अबिलियन ग्रुप है तो अबिलियन ग्रुप के बारे में आप जानते होंगे कि उसका हर सब ग्रुप जो होता है वो नॉर्मल होता है, तो सीधा सीधा ये स्टेटमेंट ही था। ए ऑप्शन जो कनेक्ट हो गया आपका सेकंड से कनेक्ट हुआ। फिर उसके बाद देखिएगा होमोमॉर्फिज्म ऑन ग्रुप एफ इज 1-1। अगर आपका होमोमॉर्फिज्म 1-1 हुआ तो फिर हम लोग पढ़े थे क्या, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म में सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा और वो कौन सा रहेगा, आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। ठीक है, जब भी याद कीजिए आप लोग ये स्टेटमेंट ही था कि एफ आपका जी से जी डैश में अगर आप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किए हैं और पता चला कि ये 1-1 है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ पॉसिबिलिटी होता था कि कर्नल ऑफ एफ इज कंटेनिंग 0, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। और किसका आइडेंटिटी आएगा याद रखिएगा, ये 0 जो है 0 इज आइडेंटिटी ऑफ दिस जी, इसका नहीं है ना, जी डैश का नहीं बोलेंगे, जी का होगा, क्योंकि कर्नल का सारा मेंबर कहाँ का था, ये डोमेन वाले जी ग्रुप का है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या आ जाता, कौन सा कोई ऑप्शन था, सी।
सी वाला ऑप्शन के लिए हमारे पास बनता फर्स्ट। ठीक है, अब आप देखिए परमुटेशन ग्रुप ऑफ डिग्री 3 बोला है, तो डिग्री 3 असल में वो क्या बोल रहा है कि सीधे सीधे आप ऑर्डर 3 की बात कर रहा है, तो S3 की बात वो किया है। देखिए अब यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है कि परमुटेशन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 या डिग्री 3 लिखा हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डिग्री 3 लिखे ऑर्डर 3 लिखे उससे मतलब नहीं था, वहाँ असल वो पूछ रहा है S3 के बारे में। S3 के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, याद होना चाहिए कि S3 जो है वो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, टोटल 6 एलिमेंट होता है, और 6 एलिमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, अगर मान लेते हैं हम इसको किस में बनाएं, सपोज कीजिए थोड़ा सा अंदर चले ही आते हैं ताकि भूला भटका जो चीज़ है वो हम लोग को याद भी हो जाए। S3 में याद होगा कि एंट्रीज हम लोग कैसे रखते थे, अगर मेरे पास S में A B C ये 3 एलिमेंट से बनाना है S3, तो S3 में एक तो आइडेंटिटी, दूसरा AB BC CA ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा आपके पास कैसा था ABC इंटू ACB। ठीक है, ये टोटल 6 एलिमेंट का अपना स्ट्रक्चर बनता था। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पूछा है कि इसमें कौन सा बच रहा है, नॉन अबिलियन ग्रुप। तो जेन्युइन है कि S3 आपका एक 6 ऑर्डर का नॉन अबिलियन ग्रुप है, क्योंकि याद भी होना चाहिए कि 6 ऑर्डर का जब हम बात करते हैं अबिलियन ग्रुप की, तो 6 ऑर्डर का अबिलियन ग्रुप आपके पास Z6 बनता है। दिस इज योर अबिलियन एज वेल एज साइक्लिक। ठीक है, और उसके बाद S3 की बात करेंगे तो ये नॉन अबिलियन नॉन साइक्लिक हो जाता है। ठीक है, तो यही था। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन इसमें क्या कनेक्ट हो जाता, A B तो हम लोग कनेक्ट कर दिए थे, C वाला जो है वो हम लोग का C कहाँ गया, 1 में चला गया, और D जो है वो 4th नंबर पे। ठीक है, मतलब देखिए सब ऑप्शन को आपको देखने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑप्शन अगर उसमें एलिमिनेट किए होंगे तो आपका काम जल्दी हो गया होगा। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, ये क्वेश्चन है हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम से पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन था। ज़्यादा हेक्टिक क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत सीधा क्वेश्चन है, सीधा सिंगुलैरिटी से क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो यहाँ तो पहले नंबर ये हमारा ऑप्शन ए था। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस पर क्या है हमारे पास, क्या क्या पूछा है। पहला नंबर बोल रहा है कि हाँ, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि क्वेश्चन में पूछा क्या था, राइट या रॉन्ग। यहाँ बोल रहा है ना कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये सबसे बड़ा चीज़ है। बहुत बड़ा गलती यही होता है कि हम लोग रॉन्ग बोला है और राइट को लगा के आ जाते हैं, तो वो नहीं किए होंगे मोस्ट ऑफ द लोग, सभी लोग इस चीज़ को ध्यान ही दिए होंगे कि रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है तो रॉन्ग ही को ढूंढना है। पहला नंबर देखिए पूछा क्या है, एवरी सिंगुलैरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज पोल। सिंगुलैरिटी के बारे में आपको याद होगा कि सिंगुलैरिटी में जब हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का सिंगुलैरिटी हम लोग पढ़ रहे थे आप लोग, तो उस टाइम पे सिंगुलैरिटी में हम लोग क्या क्या टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी पढ़े थे। आप लोग पढ़े थे आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड, फिर आइसोलेटेड के अंदर में चल के हम लोग देखे थे 3 तरह का सिंगुलैरिटी, पोल, फिर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो अब क्वेश्चन जब बोल रहा है कि हर सिंगुलैरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होगा वो पोल होगा, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। हमारे पास डिफरेंट, जब हम 3 टाइप पढ़ रहे हैं, 3-4 टाइप हम पढ़ रहे हैं सिंगुलैरिटी का, तो कैसे बोल सकता है कि वो पोल ही होगा। तो एक्चुअल में ये हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट वाला था, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, किसी को एग्जाम्पल सेट करने नहीं भी आया होगा तो अगर आप सिर्फ उससे याद किए होंगे कि टाइप ऑफ सिंगुलरिटी ही इसका एक से ज़्यादा है, तो पोल होना सिर्फ जरूरी थोड़े है, वो भी एवरी बोल दिया तो ऐसे ही खत्म। फिर देखिए तो डी ऑप्शन में बोला गया है कि एवरी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज पोल, तो ये गलत स्टेटमेंट है। आप सीधे सिंगुलरिटी का टाइप को ही याद कीजिए ना, उसे से तो हो जाएगा। सिंगुलरिटी को अगर आप बांट रहे होंगे तो कुछ इस तरह से बटा हुआ था, एक हमारे पास आइसोलेटेड और दूसरा नॉन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड और ये दूसरा आपका नॉन आइसोलेटेड था। ठीक ना, अब आप याद कीजिए आइसोलेटेड के केस में क्या पढ़े थे। आइसोलेटेड में आप 3 तरह का सिंगुलरिटी देख रहे थे, एक आपका रिमूवेबल था, दूसरा आपका पोल था, और तीसरा वाला क्या था, इसेंशियल। ठीक है, तो कुल मिला के
यहाँ से देखा जाए तो जो ऑप्शन आपका लास्ट वाला है वो आपका गलत ऑप्शन है, क्योंकि हर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पोल होगा ऐसा नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये 3 तरह के बाकी और भी 2 टाइप ऑफ सिंगुलरिटी मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका जो ऑप्शन दिख रहा है डी वाला, दिस डी ऑप्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो अब आपको पूछा है, इसमें से ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट में दे रहा है ए सी डी, अच्छा हाँ सी के बाकी इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसमें से हटा लेंगे। ठीक है, ऐसे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि यही 2 ऑप्शन ही रॉन्ग है, फिर भी इन दोनों को पढ़ के देख लीजिए। प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज इज 0, द सिंगुलरिटी इज रिमूवेबल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो भी आप याद कीजिए, जब हम लोग लॉरेंट सीरीज देख रहे होंगे तो लॉरेंट सीरीज में आपके पास 2 तरह का पूरा पार्ट ही आता था। इस सीरीज के बारे में याद होना चाहिए। किसी भी एफ जेड को आप ऐसे दिखा पाते थे, ए एन इंटू जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन, एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी प्लस समीशन बी एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर माइनस एन, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब इसमें याद करेंगे कि जब हम लोग बात करते थे रिमूवल सिंगुलरिटी इसको मिलेगा, तो जितना भी बी एन था सारे के सारे 0 हो जाते थे फॉर ऑल एन। अल्टीमेटली आपका पूरा का पूरा ये पार्ट ही गायब, तो बचता क्या था, सिर्फ यही पार्ट बचता था। और इस पार्ट को आप लोग क्या बोलते थे, ये पार्ट हम लोग ये कहलाता है रेगुलर पार्ट, और इस पार्ट को आप लोग बोलते थे प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ से। प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज इज 0 इफ द सिंगुलरिटी इज रिमूवेबल। तो प्रिंसिपल पार्ट जब ये खत्म हो जाता था, यानी कि सारा का सारा बी एन आपका 0 ही हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास प्रिंसिपल पार्ट तो बचा ही नहीं। तो प्रिंसिपल पार्ट जब बचेगा ही नहीं तो कुल मिला के आपको क्या मिलेगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए सेकंड में सी में पूछा गया है, इसेंशियल सिंगुलरिटी ऑकर्स व्हेन द लॉरेंट सीरीज हैज इनफाइनाइटली नेगेटिव पावर टर्म्स। ये भी सही है, ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इसेंशियल सिंगुलरिटी आप कैसे पकड़ते थे, जो आपका ये प्रिंसिपल पार्ट है, ये प्रिंसिपल पार्ट आपका इनफाइनाइट बढ़ते चलेगा। मतलब z का जो नेगेटिव पावर है, ये जो हम लिख रहे हैं z माइनस जेड नॉट टू द पावर माइनस एन, ये चीज आपका इनफाइनाइट बढ़ते चलना चाहिए। और क्या बोला है, नेगेटिव पावर वाला टर्म, टर्म ऑफ नेगेटिव पावर बोला है। ठीक है, नेगेटिव पावर टर्म, यानी कि इसकी ही वो बात कर रहा है। 1 बाय जेड माइनस जेड नॉट, 1 बाय जेड माइनस जेड नॉट का पावर 2, इस तरह का टर्म आपको दिखना चाहिए था। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक अगर इस तरह का टर्म आपको दिखते चलेगा तो आप क्या बोलेंगे, इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। इसीलिए ये ऑप्शन भी हम लोगों का, दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। तो ऑप्शंस तो सीधा से दिख रहा है ए सी डी, सी ऑप्शन चूंकि सही है तो ये बिल्कुल गलत बात। ए बी डी, बी स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट था, ये भी गलत है। अब ए बी सी डी वो तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो बचा क्या, ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब यहाँ पर फिर से आया आपके पास ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। तो ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन भी ज़्यादा हेक्टिक नहीं पूछा था, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इन 4 ऑप्शन में से जो अप्रोप्रिएट है, जो एग्जैक्टली होना चाहिए, बस उसको ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो पूछा है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज अबिलियन। याद कीजिएगा, अबिलियन होने के लिए एक छोटा सा चीज ट्रिक याद होना चाहिए कि कोई भी ग्रुप है, ठीक है, आपके पास एक ग्रुप हम दे रहे हैं, सपोज कीजिए ये आपका ग्रुप है, इस ग्रुप का जो ऑर्डर है अगर वो p का स्क्वायर में मिला, यानी कि वेयर p इज प्राइम, तो आप सीधा सीधा बताते थे कि जो हमारा ग्रुप है दिस इज अबिलियन। साइक्लिक होगा नहीं होगा वो बात की बात है, अबिलियन तो होगा, इतना तो तय था। तो अब देखिएगा 4 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो अबिलियन बोला है, बिल्कुल सही बात है। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और 2 आपका प्राइम है, तो पहला एकदम करेक्ट स्टेटमेंट था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फिर उसी तरह से नेक्स्ट में आप देखेंगे, अगला पूछा है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121 इज अबिलियन। 121 ऑर्डर का 121, ये असल में किसका स्क्वायर था, 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 11 भी आपका प्राइम नंबर है, तो ऑब्वियस है ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, अगला चीज एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर
77 इज साइक्लिक, 77 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो साइक्लिक होगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसके लिए आपको याद होना चाहिए ये टर्म, इसको भी आप याद कर सकते हैं या साइलो ग्रुप को भी यूज कर सकते हैं। छोटा सा ट्रिक था कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर P इंटू क्यू टाइप में है, जहाँ पर P और Q जो है आर प्राइम नंबर्स है, और रिलेशन क्या दिख रहा है, P जो है इफ P does not divides Q minus 1 then this G is cyclic। ठीक है, अब आप देखेंगे जो हमारा 77 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 11। ध्यान रखेंगे पी क्यू के बीच में रिलेशन वही है कि कोई एक जो ये जो P है वो Q से छोटा होना चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट है, हम लिखे नहीं है, P इज लेस देन Q ही रहेगा। ठीक है, तो इसको ये आप देखिए 7 जो है 11 से छोटा है, एंड 7 किसी भी हालत में 11 माइनस 1 को तो डिवाइड नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली होना क्या चाहिए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, साइक्लिक। तो कुल मिला के आपका जो ये स्टेटमेंट पूछा गया था ये भी सही हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन भी सही है। अब फिर पूछा है एवरी मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग आर इज प्राइम आइडियल। तो ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ एक ही जगह सही होता अगर आपका आर जो है दिस इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अगर ऐसा होता, इसमें लिखा हुआ मिलता कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है आर, तो फिर हम ये बात बिल्कुल बोल सकते थे। ठीक है, तो हर एक रिंग के लिए आप ये बात नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए ये सीधा सीधा गलत हो गया। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन क्या सही होना चाहिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो आप देखिए ABC हम लोग का सही है, तो ABC ही सीधा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट पूछा है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। यहाँ बोला है कि आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका V to W बनाया गया, S नाम का दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन W to U बनाया गया। फिर बोला गया कि SOT का रैंक के बारे में आप क्या बता सकते हो, मैक्सिमम पॉसिबल रैंक क्या होगा। तो याद करेंगे SOT कैसे कनेक्ट हो रहा है, ध्यान रखेंगे। SOT पूछा है, अच्छा हाँ, SOT में आपका शुरुआत कहाँ से हो रहा है, V to W चल रहे हैं, फिर W to U चल रहा है, मतलब कनेक्टर कौन है, आपका W है। ये सब पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए कि SO2 में SO2 का स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, उसका डोमेन है V, कोडोमेन है U, बीच का कनेक्टर कौन हुआ, W। रैंक कैसे फाइंड करेंगे, रैंक का फॉर्मूला याद करेंगे, रैंक ऑफ SOT जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ S कॉमा रैंक ऑफ T, एंड यहाँ से क्या था, रैंक ऑफ S प्लस रैंक ऑफ T माइनस कनेक्टर N है वो, है ना। तो N किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, इसको, ये जो बीच का जो कनेक्टर है ना, उस कनेक्टर का डायमेंशन कितना है उसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग को पीछे से कोई खास मतलब नहीं था, यहाँ सीधा सीधा पूछ के आ रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल रैंक पूछा है। तो आप याद कीजिए मैक्सिमम पॉसिबल रैंक SO2 का क्या होना चाहिए, दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ T कॉमा रैंक ऑफ S। तो अब आप बताइए कि सब कुछ तो दे दिया था, कुछ तो करना ही नहीं है, तो क्या निकलेगा, 4। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या बना, 4 ही होगा ना, SO2 4 से बड़ा नहीं हो सकता है, इसीलिए सीधा ऑप्शन एकदम सही है 4। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये जो है आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से COB से पूछा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आइलर लेग्रांज इक्वेशन के बारे में पूछा है। आइलर लेग्रांज इक्वेशन, इसमें क्या होगा, आपका फंक्शनल f का वैल्यू दे दिया है, f देखिए x इंटू वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर दिया था। ठीक है, याद होना चाहिए इसे आइलर लेग्रांज इक्वेशन क्या है, डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई डैश इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन है ना। अब यूज करेंगे इसको, डेल एफ बाय डेल वाई फाइंड कीजिए, वहाँ से 2y मिला, डी बाय डी एक्स, यहाँ डेल एफ बाय डेल वाई डैश कीजिए, 2y डैश इंटू एक्स हो गया इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 2y डैश माइनस 2y डबल डैश इंटू एक्स इक्वल टू 0। अगर कुछ हट सकता है तो हटा दीजिए,
यहाँ से y माइनस वाई डैश माइनस एक्स इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू 0 सेट करेंगे, y डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला। यहाँ कोई तुक्का उक्का काम नहीं करेगा, फॉर्मूला याद हुआ तो काम बन गया। ठीक है, ये है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और भी देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है उसमें, मिक्स क्वेश्चन बना के दिया था। लेकिन अच्छी बात ये हुई ना कि आप अगर 2-3 चीज़ों को अच्छा से पढ़ के गए हैं, जैसे लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछा है, ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन बेसिक काउंटिंग पे पूछ दिया है। ठीक है, उसी तरह से आप और भी देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बहुत ज़्यादा अंदर नहीं पूछा था, वो आउटर एरिया में ही था। वो सीधा पूछ रहा है सिंगुलरिटी के बारे में बताइए, और 1-2 क्वेश्चन में हम देख रहे थे कॉची इंटीग्रल फार्मूला से क्वेश्चन बनवा दिया है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, और रियल एनालिसिस का क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, तो उसमें भी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन ही पूछा है। हाँ, रीमान इंटीग्रल से कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा है जो थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ थोड़ा अल्टर टाइप का है, लेकिन वो डायरेक्ट आंसर था उसका। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑर्डर n के। ठीक है, और सभी एंट्रीज कैसे हैं, इवन इंटीजर्स रखी हुई है। ठीक है, अब पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए। इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, मान लीजिए कि ए और बी जो है, हम एक टाइम के लिए सिचुएशन ऐसा रखते हैं, जो मेरा ए है, ठीक है, और बी है, वो दोनों सेम है, मतलब दोनों में तो इवन एंट्री ही रहेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड होना है तो सबके लिए होल्ड होना है, नहीं तो किसी के लिए होल्ड नहीं होना है। तो मान के चल रहे हैं कि मेरा ए और बी दोनों सेम है, तो फिर एक बात बताइए, अब इसको हम क्या लिखें, ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए। कहने का मतलब क्या है, ए इंटू ए माइनस ए इंटू ए, कुल मिला के क्या बना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स का ट्रेस कैसा आएगा, 0 आएगा, है ना। अब 0 आएगा तो फिर सोचिए कि ऑप्शन कौन कौन सा हटना चाहिए था इसमें। पहला नंबर बोल रहा है ऑड इंटीजर, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो ट्रेस है वो तो इवन है, तो ये सरासर गलत बात। फिर बोला है यहाँ डी, ये 2 दिया है, कहाँ हम 0 लेके बैठे हुए हैं, ये नहीं हो सकता है ना। आप अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो सीधे सीधे 0 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेके रख लीजिए। ठीक है, और दूसरा 2, 4, 5, 8, 10 इसको रख लीजिए। ये तो थोड़े बोला है कि नॉन जीरो एंट्री ही रहेगा, कोई एंट्री रहेगा, इवन तो बोलिए दिया इवन इंटीजर, तो हम लोग इवन यहाँ रखें कैसनो मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही आएगा, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हटा। अब बोला इवन इंटीजर नॉन जीरो, तो इस एग्जाम्पल को लेके रखिए या इसको जनरलाइज कीजिए, ये भी गलत ही है। तो कुल मिला के हमारा यही ऑप्शन सही था। ठीक है, ज़्यादा आपको सोचने का ज़रूरत नहीं था इसमें, आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी लेके बनाते ना, आपको ये ऑप्शन ऐसे ही हटता, उसमें कोई नया चीज़ नहीं होने वाला था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना, अगर बनाने समय आप लोग ये ध्यान नहीं दिए होंगे कि पता नहीं सभी सेट में ऐसा गड़बड़ी हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो नहीं कह सकते हैं हम। ये वाई डबल डैश जो ना, क्वेश्चन सही है, ये नहीं कह रहे हैं क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन एकदम सही है, क्वेश्चन में गलती नहीं था। दिक्कत क्या हो रहा था ना कि ये जो वाई ट्रिपल डैश है, ये कहाँ यहाँ लिख के दिया है और नीचे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोई भी फर्स्ट टाइम में जो भी अगर इसको इस सीरीज का क्वेश्चन अगर किसी को मिला होगा तो अगर ध्यान नहीं दिए होंगे तो फर्स्ट आईसाइट में यही लगा होगा कि हमारा क्वेश्चन का शुरुआत का जो इक्वेशन है वो ये है, शुरू में यही लगा होगा। फिर बाद में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पर वाई ट्रिपल डैश लिखा हुआ था। ठीक है, तो अगर कोई गलती किए होंगे या अपना कुछ इंट्यूशन भी लगाए होंगे तो सही ऑप्शन एकदम पहुँच गए होंगे, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा था इसमें। देखिए यहाँ हमारे पास इक्वेशन ऐसा है, वाई ट्रिपल डैश माइनस 6 वाई डबल डैश प्लस 11 वाई डैश माइनस 6 वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अच्छी बात तो ये था कि CF नहीं पूछा था, नहीं तो 3 डिग्री का ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना फिर उसके बाद सॉल्व करना, टाइम बहुत लगता। मिनिमल इसमें सीधे सीधे आपको पूछ रहा है पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो हम लोग इवेलुएट करते हैं। PI स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनता, d³ माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6y दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, ये है। ठीक है, तो PI में आप सीधे सीधे लिखते हैं d³ माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 ई टू द पावर माइनस एक्स।
अब आपको ध्यान रखना है एक्स का वैल्यू, एक्स के साथ कितना मल्टीप्लाई है -1, बस पुट करके देखिए ये नीचे का टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो जाएगा तो फिर दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा। तो जी पुट करके देखते हैं क्या आता है। दिस इज इक्वल टू 1 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जीरो होगा तो देख लेंगे, -1 यहाँ -6 -11 -6 e टू द पावर -x। चलिए जीरो तो नहीं हो रहा है लग रहा है, 6 6 12 दूना 24 -24 e टू द पावर -x। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। ओके, और मान लीजिए कोई इसको नहीं देख के उसको भी सॉल्व किए होंगे ना, तो आइडिया तो पक्का लगा होगा कि माइनस तो आ रहा है और किसी ऑप्शन में माइनस नहीं दिख रहा था बाय साइड में, तो ऐसे ही ये दिख रहा था, ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही था, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है यहाँ पर, हमारा बस ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है वर्क, वो हल्का कैलकुलेशन। आगे बढ़िए, यहाँ से आया आपका पैराबोलिक पीडी का क्वेश्चन, पीडी का और भी 2 क्वेश्चन था, एक 4 पिट से पूछ दिया है और एक सीधा पीआई से शायद पर्टिकुलर इंटीग्रल ही पूछा था वहाँ पर भी, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं, इसमें क्या है, ये आपका del2u/del(x)² प्लस del2u/del(y)² इक्वल टू 0 दिया है, पहला नंबर। एक बार याद कीजिए कि किस तरह का इक्वेशन है, इसका और क्या नाम था, कॉम्प्लेक्स में भी पढ़े होंगे इस चीज़ को, इसको हम लोग बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन, याद होगा लैप्लास इक्वेशन, u(x) प्लस u(y) इक्वल टू 0, इस तरह का। अब लैप्लास इक्वेशन नहीं लिखा, वो पूछा कि इस इक्वेशन को देख के बताइए कि इसमें से क्या होगा, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक या एलिप्टिक। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा क्या चीज़, s² - 4rt के लिए क्या क्या सिचुएशन था, याद करेंगे इस चीज़ को कि r कहने का मतलब क्या है, del2u/del(x)², t कहने का मतलब क्या है, del2u/del(y)², और s का मतलब क्या था, del2u/del(x) × del(y), ये चीज़ था, ठीक है। और इसमें भी 1-2 चीज़ और ऐड कर देते हैं हम लोग, जब s² - 4rt का वैल्यू, एक मिनट थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ, ये सब वैल्यू जो है कोफिशिएंट को बताता है, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ठीक है, ये कोफिशिएंट को इंडिकेट करता है, ऐसा नहीं कि हम लोग इस, क्योंकि याद ये एक्चुअली में r, s और t के लिए ये एक्सप्रेशन था, del2u/del(x)², del2u/del(x) × del(y), और एक आया था t के लिए del2u/del(y)², ठीक है। तो ये आपका एक्चुअली में कोफिशिएंट है, ये ध्यान रखेंगे, उसी से आपको याद भी होना चाहिए कि इसका जो इक्वेशन हम लोग ऐसे वाला पढ़े हुए थे, r SS t प्लस फंक्शन ऑफ x, y, p q इक्वल टू, अच्छा z भी तो आ जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह का कुछ इक्वेशन आता था। इसी इक्वेशन को आप ध्यान में रख के सब कुछ काम करते थे, ये फॉर्मूला याद होगा, s² - 4rt। अब अगर ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है तो हम लोग क्या बोलते थे, पैराबोलिक, सॉरी पैराबोलिक आ जाएगा, हाइपरबोलिक आएगा, फिर हाइपरबोलिक इक्वेशन बनता, ठीक है। वही चीज़ s² - 4rt का वैल्यू अगर नेगेटिव हो जा रहा था तो आप बताते थे एलिप्टिक होगा, फिर उसी तरह से s² - 4rt का वैल्यू अगर 0 हो गया तो फिर बोलते थे हम लोग पैराबोलिक इक्वेशन है ये, ठीक है। अब आप इसमें देखिएगा, यहाँ जो इक्वेशन मिला है इसका जो कोफिशिएंट आ रहा है, इस इक्वेशन को अगर लिखें तो कैसा मिल रहा है, u(x) प्लस u(y) इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास जो कैपिटल R का वैल्यू आया वो 1 आया है ना,
फिर कैपिटल टी का वैल्यू भी 1 है, एस का वैल्यू 0 है। अब यूज कीजिए एस स्क्वायर माइनस 4r टी, तो 0 माइनस 4 यानी कि -4 नेगेटिव हुआ, यानी कि आंसर आपका एलिप्टिक होने वाला है। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, वो फर्स्ट आई साइड में जिसको भी दे याद होगा कि लैप्लास इक्वेशन एलिप्टिक होता है, एलिप्टिक लगा के आगे बढ़ गए होंगे। ठीक है, ये तो हमारा टेस्ट करने का तरीका है कि ऐसे हम लोग टेस्ट करते हैं इसको। आगे देखिएगा, नेक्स्ट रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट पूछा है स्टेटमेंट वाइज। आर अगर रियल लाइन है देन एवरी ओपन इंटरवल इन आर इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट होने का क्या कंडीशन था? कॉम्पैक्ट किसको बोलते हैं रियल लाइन में? कॉम्पैक्ट कहने का मतलब होता है कि कॉम्पैक्ट सेट को सीधे सीधे आप जानते होंगे कि क्लोज्ड प्लस अगर बाउंडेड सेट हुआ तो फिर उसको हम कॉम्पैक्ट बोलेंगे। ठीक है, और एवरी, इसमें बोला है फर्स्ट में एवरी ओपन इंटरवल इज कॉम्पैक्ट, तो बिल्कुल गलत बात है। आपका ओपन इंटरवल जो होता है वो ओपन इंटरवल क्लोज्ड नहीं होता है, दैट इज अ ओपन सेट। ओपन इंटरवल चूंकि ओपन सेट है तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट था, तो ये तो गलत बात है। दूसरा 0 1 इज कॉम्पैक्ट, ये आधा सच है, ये बाउंडेड है। 0 आपका जो क्वेश्चन दिया है 0 to 1, दिस इज बाउंडेड बट नॉट कॉम्पैक्ट, क्योंकि क्लोज्ड नहीं है, नॉट क्लोज्ड। क्यों क्लोज्ड नहीं है, कोई जवाब दे पाएंगे? सोचिए, क्लोज्ड होने के लिए क्या चाहिए था? इसका हर लिमिट पॉइंट इसके अंदर आता। यहाँ देखिए 0 भी इसका एक लिमिट पॉइंट है, लेकिन वो ओपन लगा हुआ है तो ऑब्वियस है इसके अंदर नहीं आएगा, तो इसीलिए वो क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसी तरह से हटा देना था। नेक्स्ट, अब इसमें से सही क्या, अब क्या सही होगा जो सीधा सीधा समझ में आ रहा है? एवरी क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल इन आर इज कॉम्पैक्ट, खत्म। ठीक है, इस तरह से खत्म हो गया। आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फिर ये ग्रुप थ्योरी से फिर से वैसे ही क्वेश्चन है। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121 देन जी इज ऑलवेज क्या होगा? अभी अभी तो देखे थे 11 ऑर्डर का, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 बन जाएगा, तो 11 क्या है? दिस इज ए प्राइम नंबर। इफ इट इज ए प्राइम नंबर देन होना क्या चाहिए? अबिलियन, खत्म। कहाँ गए? अच्छा इधर है। ठीक है, अच्छा हाँ, क्या इसमें, हाँ इसमें किसी को डाउट हो सकता है कि क्या ये साइक्लिक होना चाहिए, तो इसके लिए ध्यान से एक चीज को देखिएगा। Zm into Zn, दिस इज CYC साइक्लिक। ये कब था? जब आप ये बता पाते थे GCD ऑफ M और N जो है वो 1 हो। ठीक है, अब हम इसमें से देखिएगा, सही होना है तो सबके लिए सही होना है, किसी के लिए गलत नहीं होना चाहिए इसको। अगर हम 121 को लिखना चाहें, एक ग्रुप लेना चाहेंगे जिसका ऑर्डर 121 है, तो इसको नोटिस कीजिएगा Z11 into Z11, इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर अब सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कुछ नहीं करना है इसमें, यानी कि 121 ही आएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये साइक्लिक होगा? बिल्कुल गलत, नहीं होगा ये साइक्लिक, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना निकला? ओहो, इसका ऑर्डर निकला 11, यहाँ पर ऑर्डर निकला आपको 11, तो फिर इन दोनों का GCD अगर निकालिएगा, GCD ऑफ 11,11 बराबर क्या आएगा? 11। 11 क्या वहाँ होना क्या चाहिए था? 1, प्राइम नहीं चाहिए हमको, ध्यान रखिएगा। M और N का GCD 1 आना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ क्या मिल रहा है? 11। तो कोई भी हालत में ये जो ग्रुप हम बना रहे थे Z11 into Z11 है तो 121 ऑर्डर का ग्रुप, लेकिन साइक्लिक तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये हमारा ऑप्शन जो था ये नहीं होगा, यही सिर्फ होना है। नॉन अबिलियन, बिल्कुल गलत बात, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग बोल चुके हैं। अबिलियन बट नॉट साइक्लिक, अबिलियन बट नॉट साइक्लिक पूछा है, इसमें भी इसका भी जवाब हमारे पास है। देखिएगा, अगर मान लीजिए सीधा सीधा आप उठा लिए Z121, ठीक है, 121 ऑर्डर का ही इसको बना लिए, तो ये क्या निकला? इट्स अ साइक्लिक ग्रुप। तो नॉट साइक्लिक तो कहना गलत है, अबिलियन बट नॉट साइक्लिक। ये आपका साइक्लिक भी है, साथ में अबिलियन भी हो रहा है, तो ये सही नहीं है। हर हमेशा ये वाला सही हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखेंगे जब सिंगल करेक्ट चूज करना होता है ना, तो वैसा ऑप्शन आप चूज कीजिएगा जिसमें
वो हमेशा ही सही होगा। ठीक है,